नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईओक्सी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के एमपीपीएससी में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। इसके आधार पर हम यह तय कर पाएंगे कि 2025 में क्वेश्चन कैसे आने हैं और किस प्रकार हम उनको क्रैक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस और सिलेबस को पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू को लगाना। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस के आधार पर हम 2025 के क्वेश्चन जो 16 फरवरी को होने वाला है एमपीपीएससी, इस पीवाईक्यू के आधार पर हम तय कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम उनको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 2023 में आए हुए एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश और भारत के भूगोल के क्वेश्चंस, जिसमें से भारत के भूगोल के 10 क्वेश्चन थे, वहीं मध्य प्रदेश के भूगोल के भी 10 क्वेश्चन थे, जिनमें से भारत के भूगोल का पहला क्वेश्चन था तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो टाटीपाका या तातीपाका। अब इस तेल रिफाइनरी, वैसे भारत में है 20-25 के लगभग तेल रिफाइनरी, लेकिन कुछ के नाम ही ऐसे हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा। बाकी जो तेल रिफाइनरी सेंटर हैं वो बाकी राज्यों के फेमस शहरों पर ही हैं, तो उनको हम याद नहीं करते हैं, वो नॉर्मल ही याद हो जाते हैं। बट कुछ नाम हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है। तो तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तातीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। वैसे ही 2-4 नाम और हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ स्थित हैं, क्योंकि उनके नाम अदर उसमें सही आते हैं। जैसे हो गया जामनगर तेल शोधनागार एवं एस्सार, ये दोनों तेल शोधन रिफाइनरी गुजरात में स्थित हैं। वहीं नागपट्टनम तेल शोधनशाला, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। एक खास बात है कि मध्य प्रदेश में भी एक तेल रिफाइनरी है, बीना तेल रिफाइनरी, जो सागर में है। वहीं हम तातीपाका के बारे में कुछ खास फैक्ट हैं। ये गोदावरी जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, 3 सितंबर 2001 में। यह पेट्रो रसायनों का उत्पादन करता है। इसी प्रकार 20 से 25 तेल रिफाइनरी है, जिनमें से 3-4 के नाम जानना बहुत जरूरी है। जामनगर, नागपट्टनम और एस्सार, ये इनके नाम जानने के बाद ये कवर हो जाता है। वहीं चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। वैसे ये क्वेश्चन 2024 के सिलेबस में अब नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 2024 के सिलेबस से हटा दी गई है। 2023 में वर्ल्ड ज्योग्राफी था, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। फिर भी इसका उत्तर जान लेते हैं। गाजा स्ट्रिप जो करंट अफेयर से रिलेटेड था उस समय, यह भूमध्य सागर के किनारे है। जो 2024 के सिलेबस में हैं उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जो 2024 के सिलेबस में नहीं है उसका हम नहीं करेंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये प्रमुख खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं या खनिजों के क्षेत्रों के नाम, और दूसरा राज्य है। यह भी क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, आसान की कैटेगरी में आता है। इन प्रमुख खनिज क्षेत्रों को उनके राज्यों से मिलान करना है। बेलाडीला, केंदुझर, बालाघाट, कुद्रेमुख। वैसे ये देखने पर समझ में आता है कि ये लौह अयस्क से संबंधित स्थान है। यह किन राज्यों में स्थित है? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक नॉर्मल ट्रिक के आधार पर या अपने गेस के आधार पर लगा सकते हैं, क्योंकि इस चारों में से अपने मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक है बालाघाट। बालाघाट है मध्य प्रदेश में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में और केंदुझर उड़ीसा में है। इस आधार पर अगर देखें हम तो एक का सी ए बी और डी, सी ए डी और बी, हाँ इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में हम कुछ अलग तथ्य देख लेते हैं। जैसे बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह लौह अयस्क का तो पता था, यह हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। वहीं केओंझर उड़ीसा में स्थित है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, पायरोफिलाइट, सोना और चूना पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। बालाघाट में लौह अयस्क तो ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, लेकिन लौह अयस्क भी थोड़ी बहुत है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मैग्नीज और तांबे की खाने हैं। मैग्नीज, अपना बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। यह लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। अपना अगला क्वेश्चन है, पटल विरूपणी प्रक्रिया
पटल विरूपणी प्रक्रिया क्या है? तो पटल विरूपणी वह है जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जिस क्रिया के कारण उथल पुथल, भ्रंशन, वलन इत्यादि जैसी क्रियाएं होती हैं उसे पटल विरूपण, मतलब पटल मतलब ऊपरी भाग और विरूपण मतलब ऊपरी भाग में उथल पुथल अर्थात उसके रूप में विकृति आती है, उसे पटल विरूपण प्रक्रिया कहते हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो पटल विरूपण में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो पहला है पर्वतनी। पर्वतनी समझ लेते हैं कि स्थल मंडल में जिन भी क्रियाओं के कारण परिवर्तन आता है उसे परिवर्तनी कहते हैं। पर्वतनी अर्थात ऑर्गेनिक, मतलब इसमें वलन, भ्रंशन टाइप की भी चीजें आती हैं, क्षेपण। अगला है भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी। तो इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में ये तीनों चीजें फिट बैठती हैं। प्लेट विवर्तनिकी और भूकंप की वजह से भी पटल विरूपण होता है, विषमांगी की वजह से नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विषमांगी। यह प्रक्रिया पटल विरूपण के अंतर्गत नहीं आती है। वही पटल विरूपण पृथ्वी की पपड़ी, झुकाव, वलन, भ्रंशन, विभंग के कारण एक प्रक्रिया है। इसके कारण भू आकृति में परिवर्तन आता है। तीक्ष्ण पहाड़ बनते हैं इसकी वजह से, पटल विरूपण की वजह से। भूकंप आते हैं या भूकंपों की वजह से पटल विरूपण होता है। महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आती है और प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार, मतलब इसमें साक्षरता के बारे में बात की गई है, सही क्रम अधिकतम से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है से कम की ओर जाना है। तो वैसे भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है, तो केरल शायद सभी में होगा, ये केरल इसने सभी में रख दिया है। तो केरल की लगभग 94% साक्षरता दर के साथ पहले नंबर पर है। इसका सही उत्तर होगा केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। इनकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है 94% और सबसे कम साक्षरता दर भारत में बिहार की है 61% बिहार की। और भारत की साक्षरता दर है 74.04%। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है, उस समय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो वायुमंडलीय परतें, तो जो अपनी वायुमंडलीय पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वायुमंडलीय परतें हैं, जिसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, उनमें से किस मंडल में मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं? इसमें से होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे पाया जाता है, मतलब पृथ्वी की लेयर से लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। इसमें सभी प्रकार की जलवायु संबंधी क्रियाएं, जलवायु से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे वर्षा हो गई, तापमान का कम ज्यादा होना, जलवायु परिवर्तन संबंधी क्रियाएं, जैव विविधता, जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। इससे कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे क्षोभ मंडल की हाइट 13 किलोमीटर तक, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ बारिश होती है, पर्वत, पठार, मैदान, और 13 किलोमीटर तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं अपने जीव मंडल को प्रभावित करने वाली, वो सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती है। वहीं समताप मंडल में तापमान समान रहता है और हवाएं भी बहुत कम चलती हैं, और यहाँ मुख्य रूप से हवाई जहाज आदि उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर चलने के लिए समान परिस्थितियां होती हैं। ना तो यहाँ पर बादल होते हैं, नाम मात्र के बादल, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है, लगभग 16 किलोमीटर से लेकर के 48 या 50, वैसे 35 किलोमीटर एरिया है, तो इसी एरिया पे समताप ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल पे, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से होकर आती हैं उन्हें यहाँ पर यह सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। वहीं मध्य मंडल जो है यह 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के मध्य में है। जो उल्का पिंड बाहर से आते हैं वो यहाँ पर आते ही आग पकड़ लेते हैं, मतलब उल्का पिंड जब बाहर से आते हैं क्षितिज से, तो वो
मध्य मंडल पर आते ही आग पकड़ लेते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में रॉकेट वगैरह जो लॉन्च होती हैं वो यहाँ जाके पहुंचती हैं, और एक स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन, वो इसी मंडल पर होता है। और बहिर्मंडल जो है, इस पर जो अपने उपग्रह होते हैं, तो जो उपग्रह हैं 400 किलोमीटर से लेकर के 36,000 किलोमीटर तक, इस मंडल पर अपने उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, जिससे हम पृथ्वी का अवलोकन करते रहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के अवलोकन, कभी स्थलीय, कभी पृथ्वी के अंदर से खनिज वनिज जो भी निकाले जाते हैं वो यहीं के अवलोकन के द्वारा निकाले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? त्र्यंबक पहाड़ी से, नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी है, तो एक फैक्ट तो यहां से क्लियर हो कि नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी है। कौन सी नदी निकलती है? इन ऑप्शंस के आधार पर वैतरणा नदी है जो नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। शत्रुंजी और ढांढर नदियां जो हैं ये गुजरात में है, और जो ये भद्रा नदी है यह कर्नाटक में है। कर्नाटक के कुंद्रेमुख पर्वत से निकलती है। ढाढर और शत्रुंजी नदी गुजरात में है। चलिए इसके बारे में कुछ मैप से भी देख लेते हैं। नासिक यहां पर है और यहां से अपनी नदी निकलती है वैतरणा नदी। वहीं कुंद्रेमुख कर्नाटक, यहां से निकलती है भद्रा नदी जो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है भद्रा नदी। शत्रुंजी नदी और ढांढर नदी, ढांढर नदी गिर पहाड़ियों से निकलती है और यहीं से शत्रुंजी नदी भी निकलती है। तो इसका सिर्फ ऑप्शन होगा वैतरणा नदी नासिक से निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी से। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं, उनको उनके राज्य से मिलाना है। जैसे भारत का है प्रमुख प्रसिद्ध नोकरेक, नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र, नोकरेक मेघालय का है। मानस इसके नाम से अभ्यारण्य भी है और जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, तो मानस असम। सिमलीपाल अभ्यारण्य या जैव आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके आधार पर कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? बी, डी, ए और सी। बी, डी, ए और सी, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इनके बारे में कुछ अलग से फैक्ट देख लेते हैं जो मैप में है। आपके सामने यहां पर कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दिए हुए हैं। जैसे ये मानस असम में है, नोकरेक मेघालय में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। यहां पर कोलेरू झील दिया हुआ है, शेषाचलम भी यहीं पर है आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम। कुछ अन्य, इसके अलावा कुछ अन्य भी जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे पहले नीलगिरी, अगस्त्यमलाई और मन्नार की खाड़ी, ये दक्षिण भारत के हैं। वहीं पचमढ़ी एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र। हिमालय में चले जाएं तो नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, डिब्रू सैखोवा अरुणाचल प्रदेश, ये प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आपको पूरे जैव आरक्षित क्षेत्र यहां पर मिल जाएंगे। उसके अलावा अभी इसमें रामसर साइट्स, तो भारत की प्रमुख रामसर साइट्स इसमें दी हुई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। भारत में मध्य प्रदेश में मात्र एक है भोजपुर रामसर साइट जो मध्य प्रदेश की है, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो 2024 के सिलेबस में अब नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बस दान लेते हैं बोइजे इडाहो, जो यूएसए में है। मैं कहीं अब 2024 के सिलेबस में अब नहीं है तो इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पीएससी में आने वाला इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन क्या होता है कि पर्वतों से बहकर आने वाला पदार्थ,
जो होता है जहां पर जमा होता है उसे मोलेसिस बेसिन कहते हैं। एग्जैक्ट परिभाषा इसकी, यह नरम एवं असंगठित जमा से बना होता है। मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये नरम और असंगठित बेसिन होता है। जैसे ये पर्वत बना हुआ है, यहां से नरम एवं असंगठित जो पदार्थ बहकर आते हैं और जो जब जमा हो जाते हैं तो उसे बेसिन कहते हैं, मोलासिस बेसिन। यह मोलासिस बेसिन अपना बनता है मिजोरम में। मिजोरम में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मोलासिस बेसिन इसका नाम है मिजोरम में। मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे लुढ़कते पहाड़ों की भूमि कहा जाता है? तो मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। अपना मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है ये। अब मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस में से ये पूछा है डेटा से, 2021 और 22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। ये 53% के साथ, मध्य प्रदेश 53% के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरा है झारखंड का, झारखंड 43% के साथ दूसरे स्थान पर है। सॉरी, राजस्थान तांबा उत्पादन में 43% के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं झारखंड मात्र 4% के साथ तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर झारखंड है। मध्य प्रदेश 53% के साथ पहले स्थान पर है। अपना अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र हमें पता होना चाहिए कि किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है और कहां तक है। इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कौन सी नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। इसलिए जब हम सिलेबस के अनुसार जब हम किसी भी चीज को कवर करें, खासकर नदियों को, तो हमें उसे मैप के द्वारा ही पढ़ना है। वो नदी कहां से निकलती है और कितने राज्यों से या किन किन क्षेत्रों से बहती हुई जाती है और कहां पर खत्म होती है, ये मैप के आधार पर ही हम देख सकते हैं। इसका सही उत्तर तो माही होगा, लेकिन हम इसे मैप के आधार पर अगर देखें तो अपने ऑप्शन में है केन नदी। तो केन नदी यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह विंध्याचल पर्वत है। केन नदी ये कटनी की एरिया से निकलती है और ये जाते हुए यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। तो पहला इसका एमपी हो गया, दूसरा यूपी हो गया। मतलब ये उत्तर तो नहीं होगा। उसमें दूसरा ऑप्शन में है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। यह भी सिर्फ 2 ही राज्यों में प्रवाहित हुई। उसके बाद अपना ऑप्शन है सोनार नदी। सोनार नदी या सोन नदी, तो यह भी यहां से निकलती है और बिहार में जाकर के मिल जाती है। अपनी अगली नदी है माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश में निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला से। यह यहां से निकलते ही सीधे जाती है राजस्थान और राजस्थान से होते हुए ये वापस गुजरात में आती है। मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान और गुजरात। माही नदी इसका सही उत्तर होगा। यह 3 राज्यों पर बहती है, प्रवाहित होती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है गुजरात से जाते हुए यह खंभाती खाड़ी में जाकर के अंत इसका हो जाता है, मतलब वहां पर समाहित हो जाती है। इसका उत्तर होगा माही। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, काली मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था। सिलेबस में मिट्टी है तो मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है काली मिट्टी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा भाग, लगभग 47% भाग, वैसे 53% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है, छिछली वगैरह, चारों काली मिट्टी के चारों प्रकार मिलाने के बाद, इसलिए काली मिट्टी का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए इसके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल कौन सी होती है या कौन सी फसल काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है? कपास। तो इसे कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह भी सही है। सबसे ज्यादा पानी का अवशोषण काली मिट्टी करती है, इसलिए इसे नमी भी धारण करने वाली क्षमता
वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। जब इसका पानी सूख जाता है तब यह मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, इसीलिए इसे रेगुर या भुरभुरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में रेत नहीं होती है या ना के बराबर होती है, होती ही नहीं है, इसलिए इसका ये ऑप्शन एकदम गलत होगा, क्योंकि इसका निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसमें रेत नहीं पाई जाती है। इसके विषय में ये तथ्य गलत है। काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो मध्य प्रदेश के इस एरिया में नॉर्मल काली मिट्टी पाई जाती है और इस वाले एरिया में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो लगभग मध्य प्रदेश का आधा भाग काली मिट्टी कवर कर लेती है। काली मिट्टी के बारे में अगर हम देख लें तो कपास की मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ था कपास की मिट्टी, वैसे रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ह्यूमस की भरपूर मात्रा होती है। इसमें फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस, अमोनिया अधिक प्रतिशत में पाया जाता है। इसमें आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है और पानी भी एब्जॉर्ब करती है। फसलों में प्रमुख फसल कपास है और दूसरे नंबर पर इसमें गेहूं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी तो पहले बात देख लें तो मध्य प्रदेश में दक्षिण में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में प्रवाहित होती है। उस आधार पर अगर हम देखें तो धसान नदी उत्तर मध्य प्रदेश की है, सोनार नदी भी पूर्व मध्य प्रदेश की है, नर्मदा नदी भी सतपुड़ा के ऊपर प्रवाहित होती है। तो ये ऑप्शन लॉजिकली अगर देखा जाए, मैप के थ्रू अगर स्टडी की जाए ज्योग्राफी की, तो हम क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बचता है सिर्फ ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पूर्णा नदी की सहायक नदी है। पूर्णा नदी महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले के पर्वतमाला से निकलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इसको मैप के थ्रू अगर देखें हम, यह है पूर्णा नदी, यह तापी की सहायक नदी है। इसके बाद यह ताप्ती नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं गिरना, बोरी, पुंजारा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बीजागढ़ का नाम सुनते ही हमें समझ में आता है कि यह विंध्य पर्वतमाला से संबंधित होगा, वहां की पर्वत श्रेणी से ही रिलेटेड हो सकता है। लेकिन सतपुड़ा पर्वतमाला में एकमात्र नाम ऐसा है जो बाकी नामों से अलग दिखता है। यह इसका उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के कुछ अन्य पर्वतमालाओं या चोटियों के बारे में अगर हम जाने तो इसकी प्रमुख चोटियां हैं राजपीपला, सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, उसके बाद ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणी। इसमें से राजपीपला के अंतर्गत आता है असीरगढ़, ग्वालीगढ़, बीजागढ़, अखरानी और बड़वानी पहाड़ियां। वहीं महादेव पर्वत श्रेणी की पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत पहाड़ी, जहां बैतूल नदी, बैतूल से ताप्ती नदी। वहीं इसके मैकाल पर्वत श्रेणी में कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे अमरकंटक हो गई, किरार वैली हो गई, अचानक मार और लॉन्जी हिल्स। यह मैकाल पर्वत की उप श्रेणियां हैं या इसकी प्रमुख चोटियां हैं। वहीं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं और इनको हाइट के अनुसार देखना पड़ेगा। वहीं विंध्याचल पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां हैं जो मालवा में हैं, मांडू हिल, असरफी हिल, जाना पाव, काकरी बर्डी, सिगार और धजारी, ये मालवा में है। वहीं सिद्ध बाबा चोटी अपनी बुंदेलखंड एरिया में आती है। चित्रकूट पर्वत प्रमुख पर्वत हैं। वहीं अगर देखें तो एक सिद्ध गिद्धराज पर्वत है जो सतना जिले में आता है। यह कई बार पूछा जा चुका है। यह वर्तमान में जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में रिजर्व किए जाने की संभावना में चल रहा है। वहीं एक ग्वालियर में है गोपांचल पहाड़ी। भोपाल जिसे पहाड़ियों में बसा नगर कहते हैं, उसकी प्रमुख चोटियां हैं श्यामला हिल्स, नेओरी हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा एवं ईदगाह हिल्स। ये अपने मध्य प्रदेश के पर्वत वाले सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं जिसे पढ़ सकते हैं और यहां से क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है और आएगा ही, क्योंकि पर्वत वाला पोर्शन अपने सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सिलेबस में जैसा दिया हुआ है जलवायु, तो जलवायु के संबंध में, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम इसे देखें तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल सही है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, पूरा भारत मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो यह राज्य भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यह ऑप्शन गलत होगा क्योंकि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं है, तो मध्य प्रदेश में भी नहीं होगी। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, एग्जैक्ट सही है। यहां से 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा निकलती है, एकदम मध्य से, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहां नहीं पाई जाती है। इसमें दिया हुआ है पाई जाती है पर नहीं पाई जाती है, इस आधार पर सी ऑप्शन सही होगा। मैप के आधार पर अगर देखें हम तो भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के एकदम मध्य में है और यहां से कर्क रेखा निकलती है मध्य प्रदेश के बीचों बीच, जिसमें से 14 जिले आते हैं। अगर हम देखें तो यहां भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, वहीं 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होगी। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में अति उष्ण मतलब उष्णता अधिक, गर्मी अधिक होने की वजह से, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस वजह से इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहां पर गर्मी अधिक पड़ती है और यह उष्णकटिबंधीय, अपने क्वेश्चन में जो था शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु शीत वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो यह क्षेत्र उष्ण होने की वजह से यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अपना अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है तो यहां उष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाएंगे, वैसे ही उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, उप आर्द्र पर्वत पहाड़ी वन ये भी पाए जाते हैं, कांटेदार वन ये भी पाए जाते हैं, अल्पाइन वन, अल्पाइन वन शीत कटिबंधीय क्षेत्रों पर पाए जाएंगे। तो जब अपने यहाँ शीत कटिबंधीय क्षेत्र है ही नहीं तो शीत कटिबंधीय वन भी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अल्पाइन वन शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा अल्पाइन वन। मैप के आधार पर देखें तो हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अर्धपर्णपाती वन, यहाँ कांटेदार वन इस एरिया में पाए जाएंगे। शीत कटिबंधीय वन मतलब अल्पाइन वन यहां नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। अनूपपुर, नॉर्मल ज्योग्राफी में अगर समझे तो अनूपपुर जो जिला है वह कहां स्थित है, मध्य प्रदेश के पूर्व में। अब पूर्व में स्थित है तो हमें बाकी ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, जैसे बाणसागर पावर स्टेशन है, बाणसागर पावर स्टेशन ये शहडोल में स्थित है। वहीं सतपुड़ा पावर स्टेशन दक्षिण मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक और अनूपपुर, अमरकंटक और अनूपपुर इसका मैच है, इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक पावर स्टेशन। सतपुड़ा पावर स्टेशन जो है बैतूल जिले के सारणी शहर में स्थित है। सतपुड़ा पावर स्टेशन सारणी में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन है अपना, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक है, यह मध्य प्रदेश के संबंध में पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में 8000 किलोमीटर से अधिक है। राज्य राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर से अधिक है, यह भी सही है। जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50000 किलोमीटर से अधिक है, यह भी सही है। सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पर नहीं है। देश में केरल राज्य सर्वाधिक घनत्व के साथ पहले स्थान पर है, इसका सही उत्तर होगा डी, मतलब यह सही नहीं है। 6700 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर प्रति केरल प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 6700, ये फैक्ट गलत है,
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पहला है कपास उत्पादन और कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हमें यह देखना होगा कि कपास उत्पादन किस मिट्टी पर होता है, और उसके बाद देखें अगर तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है काली मिट्टी पर, और काली मिट्टी मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश के टोटल पश्चिमी भाग पर, मालवा रीजन पे। तो देखना इनमें से कौन सा जिला मालवा रीजन का है? दमोह नहीं है, मंडला ये भी नहीं है, पन्ना ये भी नहीं है, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन खरगोन जिला काली मिट्टी के क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा खरगोन। कुछ क्वेश्चनों को तथ्यों के आधार पर नहीं, सिर्फ गेस के आधार पर, मैपिंग के आधार पर ही सही किया जा सकता है। जैसे यह क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में 3 ऐसे जिले हैं जो काली मिट्टी क्षेत्र में हैं ही नहीं। इस आधार पर हम यह गेस कर सकते हैं कि यह जिला कपास उत्पादन में होगा। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे 2023 में आए हुए मध्य प्रदेश और भारत के भूगोल से आए हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लास के साथ और नए एनालिसिस के साथ। जय हिंद।